बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्समी। मेरा नाम है रियाज नदीम और हम तहसीलदार बैच के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने इंग्लिश, उर्दू, जनरल नॉलेज इन तीनों को हमने पहले कंप्लीट कर दिया था। एंड पे हम रेवेन्यू लॉज को कर रहे थे, जिसके अंदर हमने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 किया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने लैंड एक्विजिशन एक्ट किया और तीसरे नंबर पे हम लैंड एक्विजिशन के बाद टेनेंसी एक्ट कर रहे थे। टेनेंसी एक्ट का आज लेक्चर नंबर 8 और लास्ट लेक्चर है, यानी हमारे 50 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं फ्री प्रिपरेशन ऑफ तहसीलदार के। आपके पास इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट प्लेलिस्ट के की फॉर्म में मौजूद हैं। आप साहब का तमाम लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक दो गुजारिशात हैं कि सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया है, आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। मजीद आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तमाम लोगों तक इसका लिंक और हमारे ग्रुप का लिंक जो है वो पहुंचाएं जो लोग तहसीलदार बैच की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सक्यूज था कि जी फ्री बैच नहीं मिलता, फ्री सेशन नहीं मिलता, पैसे लोग ज्यादा लेते हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब सारे का सारा बैच 50 लेक्चर्स का आपके सामने पड़ा है। अब आपका कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम तैयारी नहीं कर सकते, हमें चांस नहीं मिला, हमें जनाब लोगों ने गाइड नहीं किया। लोगों को सिलेबस तक का नहीं पता होता, ठीक है। आपके सामने उस पूरे सिलेबस का एक एक लेक्चर पड़ा है, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। बेहतरीन तैयारी कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। आज हमने जो है आखिरी पार्ट में 101 सेक्शन से 116 तक चलना है। इसके अंदर भी जिस तरह कल मैंने बात की थी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी हमने की हुई हैं, उनको हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, बाकी चीजें हम देखते हैं। तो चलते हैं, आज का जो हमारा काम है टेनेंसी एक्ट। सेक्शन नंबर 101 से लेके 108 तक तमाम तर चीजें ऑलरेडी लैंड रेवेन्यू एक्ट में हो चुकी हैं। मैं थोड़ा सा इनका ओवरव्यू दूंगा। असल काम हमारा 109 से स्टार्ट होने वाला है। मिसलेनियस है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये प्लेस ऑफ सिटिंग है, सॉरी। इसके अंदर देखते हैं कि जो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 होता है वो डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह पे अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे सकता है और उसके ज़ैली अफसरान सिर्फ अपनी लिमिट, जो उनका इलाका है, लोकल लिमिट्स, उसके अंदर अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे सकते हैं। हॉलीडेज पर की गई तमाम हियरिंग जो है या केस की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो सही करार पाएंगी। उसके बाद ये ड्यूटीज हैं कि अगर कोई कलेक्टर साहब जो हैं वो वफात पा जाते हैं या वो अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देने से कासिर हों, तो गवर्नमेंट जिस बंदे को नोटिफाई करती है उसको हम कलेक्टर समझेंगे, ठीक है। उसके बाद पास वही पावर्स होंगी। रिटेंशन ऑफ पावर्स, ये भी लैंड रेवेन्यू एक्ट की ही सारी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड वही चीजें हैं कि जब एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो जब तक गवर्नमेंट नहीं कहती उसके जो स्पेशल जो इख्तियारात होते हैं या जनरल इख्तियारात जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं अगली पोस्टिंग पर भी जाकर। 105 है कि जो स्पेशल पावर्स कोर्ट की मिलती हैं, ये हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ा था, ये गलबन 74 सेक्शन था। इसके तहत जो पावर्स मिलती हैं, इन पावर्स को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो जिस तरह देता है उसी तरह इनको सस्पेंड भी कर सकता है बाद में। और जब किसी ऑफिसर को सिविल कोर्ट डिक्लेयर किया जाता है तो हाई कोर्ट से जो है वो कंसल्ट करके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है, डायरेक्टली नहीं करता। सिविल कोर्ट के इख्तियारात भी इनको दिए जाते हैं ना। रेवेन्यू कोर्ट तो ये अपने आप को खुद डिक्लेयर कर लेते हैं ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अफसरान, सिविल कोर्ट के इख्तियारात भी दिए जाते हैं। अच्छा, 106 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो पावर्स हैं रूल मेकिंग की, ये ऑलरेडी हो भी चुकी हैं कि किन किन मामलात में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल मेकिंग कर सकता है। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि किन किन चीजों में रूल मेकिंग की पावर इनके पास है। और याद रखिए कुछ रूल जो हैं वो गवर्नमेंट भी बनाती है। गवर्नमेंट ने अपने गजट में इश्तिहार शाये करके कैबिनेट के थ्रू बनाने होते हैं और जो रूल मेकिंग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने करनी है उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर करनी होती है। 107 क्या है, ये वही रूल मेकिंग का जो तरीकाकार है कि जो भी प्रीवियस पब्लिकेशंस हो चुकी हैं उनको मद्देनजर रखकर नए रूल्स बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि वो जितनी भी उनके पास पावर्स हैं जो अफसरान को मिलती हैं वो टाइम टू टाइम अपने नोटिफिकेशन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो उनको कर सकता है, चेंज कर सकता है अफसरान के जो इख्तियारात हैं उनको। 109
ये चैप्टर नंबर 8 है, इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड एग्रीमेंट्स। हमने टेनेंसी एक्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमने देखना है कि टेनेंसी एक्ट के आने के बाद, टेनेंसी एक्ट के आने के बाद जो पहले रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स हैं या पहले जो एग्रीमेंट्स हैं, पहले के जो टेनेंट्स बैठे हुए हैं, पहले के जो मुकर्रीदार हैं, उन सब के मामलात के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो आज हमने इस लेक्चर के अंदर देखना है। तो नंबर 109 है नलिटी ऑफ सर्टेन एंट्रीज इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। देखें, एनी एंट्री जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट में मौजूद है, जो that a landlord may prevent a tenant from making or eject him from making such improvements on his tenancy। अगर पहले किसी भी जगह पे लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट को रोकता था कि आप यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, आप यहाँ पे मकानात नहीं बना सकते, आप ये चीजें नहीं कर सकते, तो अब चूंकि इस एक्ट ने अलाउ कर दिया है तो पुराने वाली बातें खत्म हो गई। बी क्लास है that a tenant ejected from his tenancy shall not be entitled to compensation for improvement for या फिर disturbance। अगर पहले इस तरह से था कि जिस टेनेंट को उठा दिया जाता था वो अपनी इंप्रूवमेंट्स जो उसने मकानात, कोई खाला, कोई पुल वगैरह वहां पे तामीर किया है, उनकी अगर वो पहले कंपनसेशन नहीं ले सकता था या डिस्टरबेंस नहीं ले सकता था, डिस्टरबेंस होती है कोई फसल वगैरह के लिए जमीन वगैरह तैयार की हुई है उसकी, तो वो पहले वाला कानून नल एंड वाइड करार पा गया इस एक्ट के आने से, अब वो कंपनसेशन ले सकता है। सी क्लास क्या है, दैट अ लैंडलॉर्ड मे इजेक्ट अ टेनेंट अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब की बात यह है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही किसी टेनेंट को निकाला जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई तरीकाकार पहले राइज था तो उसको भी हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। 110 है जो एग्रीमेंट्स पहले हो चुके हैं। नथिंग इन एनी एग्रीमेंट मेड बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट शैल ओवरराइड। देखें, कोई भी चीज जो पहले हो चुकी है इस एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकती। किन मामलात में? any of the provisions of this act with respect to the acquisition of right of occupancy। right of occupancy जो इस एक्ट ने कहा है, इसके अलावा कोई हम लॉ, कोई चीज नहीं मानेंगे। the reduction, the remission, suspension of rent or the enhancement of the rent of a tenant having a right of occupancy। सेक्शन 5 में ए बी सी डी थे और सेक्शन 6 में जो 1868 वालों की बात हुई थी, ठीक है। और मुकर्रीदार को हम इस क्लास के अंदर शुमार करते थे। उन्होंने कहा इनके अलावा किसी बंदे को राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अगर किसी और तरीके से मिला हुआ तो वो हमारे इस एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता, इसको इसके ऊपर उसकी बर्तरी नहीं हो सकती, ठीक है। ये हमारा एक्ट इसकी ही बर्तरी रहेगी, ये जो टेनेंसी एक्ट है। बी क्लास है इसकी कि टेक अवे और लिमिट द राइट ऑफ अ टेनेंट एज डिटरमाइंड बाय दिस एक्ट। इस एक्ट में जो उसके लिमिट्स हैं, ठीक है, तो मेक इंप्रूवमेंट्स एंड क्लेम कंपनसेशन, जो भी कंपनसेशन या इंप्रूवमेंट के मामले में उसकी लिमिट्स दी गई हैं, उनके अलावा अगर कोई और कानून था पहले तो उसको भी हम नलिफाई करते हैं। ये एक्ट जो है वो उसको नलिफाई करता है। सी क्लास है entitle a landlord to eject a tenant otherwise than in accordance with the provisions of this act। इस एक्ट के अलावा कोई टेनेंट कोई लैंडलॉर्ड किसी टेनेंट को नहीं निकाल सकता। अगर किसी एग्रीमेंट में हुई भी थी बात कि मैं जब चाहूं आपको निकाल सकता हूं, लेकिन अब चूंकि ये एक्ट आ चुका है, अब वो एग्रीमेंट वाइड करार पाएगा, ठीक है। सबसेक्शन 2 है नथिंग इन क्लास ए ऑफ सबसेक्शन 1 shall apply to an agreement by which a tenant binds himself to pay an enhanced rent in consideration of an improvement which has been or in to be made or is to be made in respect of his tenancy। अगर किसी बंदे ने खुद कहा था कि आप ये इंप्रूवमेंट कर दें तो मैं इतनी एनहांसमेंट दे दूंगा, तो ये चूंकि एनहांसमेंट जो है अब इस एक्ट के अंदर भी मौजूद है, तो वो जनाबे वाला अपनी एनहांसमेंट या रेंट की जो इंक्रीज है वो देगा। 111 सेविंग ऑफ अदर एग्रीमेंट्स व्हेन इन राइटिंग। अगर इस एक्ट के होते हुए भी
1952 के बाद की बात भी, अगर कोई और एग्रीमेंट मौजूद है राइटिंग में और वो किसी कानून के मुनाफी नहीं है, किसी की हक तलफी नहीं हो रही, तो उसको हम एज इट इज मान लेंगे, अगर राइटिंग में मौजूद है, जुबानी कलामी नहीं। Save as expressly provided in this act, nothing in this act shall affect the operation of any agreement between a landlord and a tenant when the agreement either is in writing or has been recorded in a record of rights। या तो वो राइटिंग में मौजूद है कानूनी तौर पे, या फिर रिकॉर्ड ऑफ राइट में वो एंटर हो चुका है कि ये वाली जमीन फलां बंदा इस तरह से इन इन टर्म्स के ऊपर काश्त कर रहा है। और ये वाला रिकॉर्ड ऑफ राइट पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब इसके बाद जो है 1967 वाला आ चुका है, इसके अकॉर्डिंग हो या इसके अकॉर्डिंग हो, दोनों ये जब आया ना 52 में, ये हमारे इधर लागू हुआ है, तो 52 में चूंकि ये 67 वाला नहीं आया था, तो हम 1887 वाले को ही लैंड रेवेन्यू एक्ट मानते थे, इसलिए ये लिखा हुआ याद रखिए। अब इसकी जगह पे हमारे पास ये वाला है, ठीक है। और बिन एंटर्ड बाय order of revenue officer in a record of rights or annual record under the provisions of this act। 112 है, effect of certain entries made in record of rights before November 1871। 1871 यानी कि पहले रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है ना 1871, उसके बाद 1887 ये लैंड रेवेन्यू एक्ट था। फिर हमारे पास 1967 वाला आ गया ना। अब हम यहां से चल पड़ते हैं, यहां पे जो रिकॉर्ड था उसके बारे में हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, एन एंट्री मेड विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स बिफोर, इससे पहले, इससे भी पहले जो चीज एंटर हो चुकी थी, एंड अटेस्टेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, और ऑफिसर ने उसको अटेस्ट किया था, उसको रिकॉग्नाइज किया था कि ये चीज ठीक है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ रेगुलर सेटलमेंट सैंक्शन बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो उसका जो है देखते हैं उन चीजों को क्या हक हासिल होगा, उन चीजों की अब क्या हैसियत होगी जो 1871 से पहले रिकॉर्ड ऑफ राइट का हिस्सा बन चुकी। द एनहांसमेंट और अबेटमेंट ऑफ द रेंट ऑफ अ टेनेंट हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी और द कम्यूटेशन ऑफ रेंट इन काइंड, काइंड फसल को कहते हैं, यानी कोई एनहांसमेंट या अबेटमेंट का पहले कोई एग्रीमेंट हो चुका है 1871 से पहले, और फसल जो है देनी है एज रेंट या फिर कैश देना है, जिस तरह भी, ठीक है, या फिर रेंट इन मनी इनटू रेंट इन काइंड, और टेकिंग ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ द डिवीजन ऑफ अप्रेजमेंट, या फिर फसल की जो है वो अप्रेजमेंट करके उसका हिसाब लगा के, ठीक है, देना है। तो इस सूरत हाल में भी, और आगे दूसरी सूरत, द लेटिंग और अंडर लेटिंग, एक जमीन ए पर्सन बी को लेट कर रहा है कि आप कास्ट कर रहे हैं, वो आगे सी को लेट कर रहा है। द लेटिंग और अंडर लेटिंग ऑफ लैंड इन विच देयर इज अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बाय द टेनेंट हैविंग दैट राइट, और द एलिनेशन और सक्सेशन टू लैंड इन विच सच अ राइट सबसिस्ट, जहां पे वो अब ऑक्यूपेंसी के राइट जो हैं वो बरकरार हैं, shall be deemed to be an agreement within the meaning of the last foregoing section। तो जो पिछला सेक्शन चल रहा था उसमें जो बात हुई थी ये वाले एग्रीमेंट फलां फलां ये सारे नल एंड वाइड करार पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर 1871 में कोई टेनेंट या लैंडलॉर्ड के दरमियान कोई ऐसा जो है सिलसिला चल रहा था, कोई ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें जमीन एक की दूसरा बंदा काश्त कर रहा था, या एक की दूसरा काश्त करने की बजाय तीसरे को जो उसने सबलेट की हुई थी, इस तरह के सारे मामलात को जो है वो शेल बी डीम टू बी एन एग्रीमेंट, उसको हम एग्रीमेंट समझेंगे, और एग्रीमेंट को हम नल एंड वाइड करार नहीं देते। ये देख लें, एग्रीमेंट में जो चीजें थी उनको हमने, जो कानून के मुनाफी नहीं थी, उनको हमने बिल्कुल सिंपली उसी तरह तस्लीम कर लिया। अच्छा, 113 क्या है? नथिंग बट रेंट और सीड सप्लाइड रिकवरेबल। अगर कहीं पे बात हो कि टेनेंट ने किस किस मद में पैसे देने हैं लैंडलॉर्ड को, तो या तो अगर सीड सप्लाई लैंडलॉर्ड करता है तो उसके पैसे वो ले सकता है, या फिर रेंट ले सकता है, तीसरी कोई चीज नहीं है यहाँ पे। और लैंड रेवेन्यू वगैरह लैंडलॉर्ड ने अपनी पेमेंट जो उसको हुई है उसमें से देने होते हैं, टेनेंट ने इस किस्म की कोई चीज नहीं देनी, ठीक है।
नथिंग विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्री इन दिस एक्ट, कोई भी ऐसी चीज जो इस एक्ट के आड़े आती है उसको साइड पे रखकर, या एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स, या कुछ वक्त के लिए अगर कोई कानून लागू हुआ था, और एनी रेवेन्यू रिकॉर्ड या एग्रीमेंट, कुछ भी, हम किसी चीज को नहीं मानते, या किसी आर्बिट्रेटर ने बेशक कोई फैसला किया था। नो लैंडलॉर्ड शैल बी एंटाइटल्ड टू no landlord shall be entitled to anything in the shape of a cess, village cess, or other contribution, or anything due, or any free personal service in addition to the rent payable for the land held by the farmer under the letter। अच्छा, इसमें यही बात हुई है कि जो रेंट है और या फिर सीड की जो सप्लाई हुई है, इन दो चीजों की अगर हुई है तो इन दो चीजों के अलावा किसी चीज की पेमेंट जो है वो नहीं होगी। फ्रॉम टेनेंट टू लैंडलॉर्ड। सबसेक्शन 2 है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग एनी एग्रीमेंट टू द कंट्री, कोई भी एग्रीमेंट इसके आड़े नहीं आ गया। वेयर अ लैंडलॉर्ड सप्लाइज एनी सीड टू हिज टेनेंट, अगर वो बीज की सप्लाई खुद देता है, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द टेनेंट ओनली द क्वांटिटी ऑफ सीड, जितने पैसों का सीड उसने बीज सप्लाई किया है, दिया है, मुहैया किया है, सिर्फ उतने पैसे लेगा, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। 114 है। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑलमोस्ट ये लास्ट सेक्शन स्टार्ट होने लगा। यहाँ पे ऑक्यूपेंसीज या टेनेंसीज जो थी उनको तोड़कर ओनरशिप के राइट्स दिए थे, ये 1952 की बात है, ठीक है। और 1974 के अंदर मुकर्रीदार की जो मुकर्रीदारी थी उसको भी तोड़कर ओनरशिप राइट्स दिए थे। और उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन है, आज हमारा एक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। Notwithstanding anything contained in the law, in any law for the time being enforced, कोई भी कानून जो कुछ वक्त के लिए लागू था, उसमें कोई भी चीज हमारे इस एक्ट के आड़े नहीं आएगी, इंक्लूडिंग दिस एक्ट। इस एक्ट में भी अगर कोई चीज है उसको हम यहाँ पे जरा क्लैरिफाई करने लगे। नो पर्सन शेल आफ्टर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1952, 52 में ये एक्ट लागू हो रहा है। अब कोई बंदा shall not, no person acquire or have occupancy rights in any land under any enactment or any contract or any decree, किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट उसके पास हो, अगर उसके पास 1952 तक जो है टेनेंसी के राइट्स थे, तो अब वो हम उनको चेंज करने लगे, टेनेंसी को खत्म करके हम उनको ऑनरशिप देने लगेंगे, उसका तरीका आगे तय हो चुका है। by any person who under the law for the time being in force is an evacuee, या तो कोई बंदा ऐसी जमीन जो इवैक्यूई कहते हैं, 1 मार्च 1947 को जो हमारे पंजाब से उठकर किसी और प्रोविंस में या किसी और जगह पे जो है वो शिफ्ट हो गए, हमारे पंजाब से, वहां वेस्ट पाकिस्तान लिखा हुआ होगा आगे, लेकिन उसका मतलब पंजाब है अब, ठीक है। शैल ऑन द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ, और ये 52 में आया, तो वो बंदा अगर इस डेट से पहले वेस्ट पाकिस्तान यानी पंजाब छोड़ चुका है, shall on the coming into force of the aforesaid act be extinguished, उसका राइट भी खत्म हो जाएगा, and the land comprised in a tenancy so extinguished, उसकी जो टेनेंसी है वो भी खत्म हो जाएगी। shall vest as hereinafter provided, वो किस तरह से चलेगी, वो किस राइट के तहत अब चलाई जाएगी, आगे ये बताया गया। सबसेक्शन 2 है an occupancy tenant who at the time of the coming into force of aforesaid amendment act occupies any land as such land becomes owner as under, वो बंदा जो टेनेंट था 1952 तक, उसको हम ऑनर के राइट्स मिलने लगे हैं। इसकी यहाँ पे कुछ कैटेगरीज भी दी हुई हैं। अब जो टेनेंट थे उनके राइट्स चेंज होने लगे हैं टुवर्ड्स ऑनरशिप। 4 कैटेगरीज हैं यहाँ पे। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो लोग किसी किस्म का रेंट जो थे वो नहीं देते थे, ठीक है। पहली कैटेगरी ये एक्सटिंक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंसीज, टेनेंसीज खत्म होने लगी हैं, ऑनरशिप में चेंज होने लगी हैं। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो लोग कोई रेंट जो है वो नहीं देते थे, या जिनसे रेंट लेने वाला कोई नहीं था, वो लोग काश्तकारी करते आए हैं। अब उनको जमीन जो है एज उनकी ओनरशिप उसको समझकर जमीन ट्रांसफर कर दी जाएगी। दूसरी कैटेगरी वो है
जिसमें कोई पोर्शन, मुकम्मल लैंड नहीं, लैंड का कोई पोर्शन असल मालिक के पास था, कोई पोर्शन जो था वो टेनेंट के पास था, लेकिन वो टेनेंट उस पोर्शन का कोई कंपनसेशन नहीं देता था, ना कोई रेंट ना कोई और चीज। ठीक है, तो कहते हैं कि उस हिस्से को भी हम मालिकाना हकूक उस टेनेंट के नाम जारी कर रहे हैं। सी क्लास है इसकी कि अगर कहीं पे, अब इन दो चीजों में गवर्नमेंट की रूलिंग शामिल होगी, अगर कहीं पर कोई ऐसी टेनेंसी है जिसका कोई हिस्सा कोई टेनेंट के पास था, वो वहां पे प्रोड्यूस की फॉर्म में, ये देखिए, कंपनसेशन देता था टू द लैंडलॉर्ड इन कैश, कैश फॉर्म में, एट सच रेट एंड विद इन सच पीरियड्स एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो प्रेस्क्राइब किए हुए थे उसके मुताबिक वो देता था। ठीक है, तो उसको भी गवर्नमेंट इसके ऊपर बाद में रूलिंग करेगी, यानी रूल मेकिंग करने के बाद रूलिंग करेगी, उसके अकॉर्डिंग उस बंदे को एज ऑनर ये चीज शिफ्ट हो जाएगी। डी है इसके अंदर, ऑफ द होल आर अ पोर्शन ऑफ अ लैंड कंप्राइज इन हिज टेनेंसी, जिसके ऊपर ऑन पेमेंट ऑफ सच कंपनसेशन, इसमें वो कंपनसेशन दे देता है ऑलरेडी, वो जो लैंड मालिक की यूज कर रहा था उसके ऊपर वो प्रोड्यूस की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में या पार्टली, जो है ऊपर प्रोड्यूस की फॉर्म में, यहाँ पे पार्टली, दोनों चीजें अगर वो देता था एज कंपनसेशन, लैंड अगर वो यूज कर रहा था, तो वो जो जितने हिस्से की कंपनसेशन देता था, अगर गवर्नमेंट के फार्मूले के मुताबिक देता था, तो अब गवर्नमेंट रूल मेकिंग के बाद वो जमीन भी उसको मालकाना हकूक के साथ शिफ्ट कर देगी, टेनेंसी उसकी खत्म हो जाएगी। सबसेक्शन 3 है, सो लॉन्ग एज गवर्नमेंट डज नॉट फ्रेम रूल, जब तक गवर्नमेंट रूल नहीं बनाती, जो रिलेशनशिप या जिस एग्रीमेंट जो कानून के मुनाफी नहीं है, या जिन टर्म्स के ऊपर काम चल रहा है लैंडलॉर्ड का और टेनेंट का, उसी तरह चलता रहेगा जब तक गवर्नमेंट जो है वो रूल्स नहीं बनाएगी। इन अ केस फॉलिंग अंडर बी ऑफ सबसेक्शन 2, the landlord shall without payment of any compensation be entitled to the possession of the rest of the, यानी जो लैंडलॉर्ड होगा, जो हिस्सा उसका पोर्शन बी में चला गया है टेनेंट को, टेनेंट उसका मालिक बन गया, जो हिस्सा बच गया है उस हिस्से को बगैर किसी पेमेंट के लैंडलॉर्ड मुकम्मल तौर पे एक्वायर कर लेगा। ठीक है, 5 सबसेक्शन है, एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट। अच्छा, इन चीजों को तसल्ली से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें मुकर्रीदार के ऊपर भी एज इट इज अप्लाई होनी है। इसके आगे मुकर्रीदार को भी हम खत्म करके उसको ऑनर बना रहे हैं। एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट एक्वायरिंग लैंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, उसके ये जो कैटेगरीज हमने बनाई है इनके अकॉर्डिंग जिसको मिला है, शैल एक्वायर इट फ्री ऑफ ऑल इनकम्बरेंसेस, यानी तमाम जो उसके ऊपर लाइबिलिटीज हैं जमीन की, वो सारी खत्म करके टेनेंट को मालिक बनाया जाएगा। अगर जमीन के ऊपर कोई कर्जा है, जमीन के ऊपर कोई किसी किस्म की कोई इनकम्बरेंस है, तो उसका जिम्मेदार लैंडलॉर्ड है। ठीक है, टेनेंट नहीं है। सबसेक्शन 6 है, वेयर कंपनसेशन इज ड्यू टू बी पेड बाय अ टेनेंट, जब कहीं पे कोई इस तरह की जमीन है जो अलॉट हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से 52 के इस अमेंडमेंट के बाद टेनेंट को, लेकिन वहां पे कुछ खर्चा हो चुका है लैंडलॉर्ड का, तो लैंडलॉर्ड जो है, वेयर कंपनसेशन इज टू बी पेड बाय अ टेनेंट इन कैश अंडर क्लास सी, सी में जो कंपनसेशन बन रही है वो अगर देनी है टेनेंट ने, गवर्नमेंट में विद अ व्यू ऑफ एनेबलिंग एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट, जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट था अब वो मालिक बनने जा रहा है, उसे कहेगी कि ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन आप जमीन ले लें, लेकिन आप एक एडवांस लोन दें विच शैल बी रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो वो आपका आहिस्ता आहिस्ता लैंड रेवेन्यू जो होगा वो कटता जाएगा। आप एडवांस पेमेंट एक जमा करवाएं, जितना काम आपकी जमीन के ऊपर हुआ पड़ा है। ठीक है, अगर टेनेंट की तरफ कोई कंपनसेशन निकल आती है लैंडलॉर्ड की। ठीक है, 7 क्या है, गवर्नमेंट शेल फ्रेम रूल, वही बात, रूल मेकिंग करेगी। ठीक है, और जो भी चीजें इसमें तय होनी है, अगर कोई जमीन या कोई कैटेगरी डिफरेंट बनानी है या किसी की असेसमेंट डिफरेंट करनी है तो गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद 114 ए है, ये मुकर्रीदारी को भी 74 के अंदर जो है वो खत्म कर दिया गया। 52 में आम टेनेंट को खत्म करके मालकाना हकूक दे दिए गए,
और 74 के अंदर मुकर्रीदारी जो थी उसको खत्म किया गया और उसको मालकाना हुकूक में तब्दील कर दिया गया। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इंक्लूडिंग दिस एक्ट, इस एक्ट के और इसके अलावा अगर कोई एक्ट था, जाहिर है ये 1974 की बात है जब ये अमेंडमेंट ये सब 114A वाली हुई है, ठीक है। तो इससे पहले इस एक्ट में अगर कोई बात मुकर्रीदारी के बारे में हुई है या किसी और कानून में हुई तो उसको जरा उठा के साइड पे रख दें। अब ये 114A जो है ये प्रीवेल करेगा। नो पर्सन शैल आफ्टर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ पंजाब टेनेंसी ऑर्डिनेंस, ये 1974 में आया है ऑर्डिनेंस, इसमें रिमूवल ऑफ डाउट्स एंड अमेंडमेंट, कुछ डाउट्स रिमूव हुए हैं और कुछ अमेंडमेंट हुई हैं, ठीक है, ये नीचे लिखी हुई भी हैं। इसके बाद हियर एंड आफ्टर उस बंदे को हम जमीन की जो हुकूक हैं वो किस तरह से देंगे, और उसके पास अगर है वह मुकर्रीदारी राइट इन एनी लैंड अंडर एनी एनेक्टमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और अदर अथॉरिटी, किसी भी तरह से किसी को मुकर्रीदारी के जो है राइट्स मिले हुए हैं, एंड द एग्जिस्टिंग मुकर्रीदारी राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल लैंड्स अदर देन द लैंड ओन बाई और वेस्टिंग इन गवर्नमेंट, या फिर वो गवर्नमेंट की है या गवर्नमेंट ने दी हुई थी किसी को, उसके अलावा गवर्नमेंट की लैंड जो है ना वो मालकाना हकूक की तरफ नहीं तब्दील होने लगी। और एनी पर्सन हु अंडर द लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इज एन इवैक्वी, इवैक्वी वही जो 1 मार्च 1947 से पंजाब छोड़ चुका है, अगर इवैक्वी ने दी हुई थी, जो अब इवैक्वी की जमीन थी, शेल ऑन कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द सेड ऑर्डिनेंस 1974 वाले की बात हो रही है, अब 52 वाले की नहीं, 52 वाला तो अमेंडमेंट थी, सिंपल एक्ट उसको हम कहते हैं, बी एक्सटिंग्विश्ड, तो वो मुकर्रीदारी भी खत्म हो जाएगी, एंड द लैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मुकर्रीदारी राइट्स आर टू बी एक्सटिंग्विश्ड, तो जिस जमीन के मुकर्रीदारी के जो हुकूक हैं वो जब्त किए जा रहे हैं या खत्म किए जा रहे हैं, हेयर एंड आफ्टर रेफर्ड, तो उसको हम इस तरह से मानेंगे, किस तरह से, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह यहाँ पे दो वर्ड हैं जी, टेनेंट की जगह पे मुकर्रीदार आ गया, और जो हम लैंडलॉर्ड कहते थे ना, लैंडलॉर्ड की जगह पे प्रोप्राइटर आ गया, यहाँ पे प्रोप्राइटर का वर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये दो वर्ड चेंज करके बाकी सारी चीजें टेनेंट के साथ जो कुछ हुआ है, जिस तरह उनकी जमीनों को जो है उनकी टेनेंसी खत्म करके उनको मालकाना हकूक दिए गए, यहां पर मुकर्रीदारी को खत्म करके मालकाना हकूक दिए जा रहे हैं। अब मुकर्रीदार हु एट द टाइम ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द सेड ऑर्डिनेंस यानी 1974 वाला ऑक्युपाइज द लैंड एज सच शेल बिकम ऑनर एज अंडर, वो मालिक बन जाएगा, किस तरह से, सेम वही चीजें हैं, जो बंदा अगर आप सिंपल ऊपर वाला जो टेनेंसी है ना, दोबारा टेनेंसी जिस तरह खत्म हुई है 114 वाली, उसी तरह इसको अगर आप देखेंगे, सेम उसी तरह जो बंदा रेंट नहीं देता था, जितने जितनी जमीन का उसके मालकाना हकूक उसको मिल गए, जो बंदा किसी और फॉर्म में कोई जो है विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कंपनसेशन कोई और किस्म की को प्रोड्यूस की फॉर्म में भी अगर नहीं देता था, अगर दो हिस्सों के ऊपर वो काबिज था, एक हिस्से का देता था, एक का नहीं देता था, दूसरे हिस्से का जिसका नहीं देता था उसके मालकाना हकूक उसमें उसको मिल जाएंगे। सी है इसके अंदर और डी के अंदर, दोनों के अंदर गवर्नमेंट की रूलिंग बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम आम टेनेंट का पढ़ चुके हैं 52 में जिनकी टेनेंसी खत्म हुई है, उसी तरह से यहाँ पे वर्ड सिर्फ चेंज हुए हैं, ये प्रोप्राइटर का वर्ड आ गया लैंडलॉर्ड की जगह पे। तो ये देखा गया कि अगर गवर्नमेंट के रेट्स के मुताबिक कोई बंदा जो है वो कंपनसेशन देता है तो गवर्नमेंट वो जमीन उसको दे देती है, और अगर कोई बंदा कैश की फॉर्म में या प्रोड्यूस की फॉर्म में दोनों में पार्टली कंपनसेशन देता है गवर्नमेंट की रूलिंग के अकॉर्डिंग, तो भी ये जमीन उस बंदे को जो है वो चली जाएगी, एज ऑनर वो बंदा इसके हुकूक रखेगा। तो अगली वही बात कि जब तक गवर्नमेंट रूल्स नहीं बनाएगी तो जो रिलेशनशिप प्रोप्राइटर और मुकर्रीदार के दरमियान चल रहा है चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे है कि अगर प्रोप्राइटर की कोई कंपनसेशन बनती है तो भाई मुकर्रीदार देगा, ऊपर हमने बात की थी कि अगर लैंडलॉर्ड की कोई कंपनसेशन बनती है तो टेनेंट देगा, नीचे वाली सेम उसी तरह से चीज है कि कोई भी जो इनकम्बरेंस है, कोई लायबिलिटी है जमीन के ऊपर, तो वो मुकर्रीदार की नहीं होगी बल्कि किसकी होगी, प्रोप्राइटर की, ठीक है। उसके बाद है नंबर 6 है, ये
कंपनसेशन, वही बात कि अगर कोई कंपनसेशन बनती है मुकर्रीदार की तरफ, जिस तरह ऊपर टेनेंट की बात हुई थी, तो गवर्नमेंट कहेगी आप एडवांस पैसे दे दें, आहिस्ता आहिस्ता लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में कटता जाएगा। सेम एग्जैक्टली वही चीजें, ठीक है। 114 बी क्या है? रिमूवल ऑफ डाउट्स। रिमूवल ऑफ डाउट क्या है कि ए ने बी को जमीन दी हुई थी, बी ने आगे सी को दे दी, तो इसका मालिक कौन होगा? देखिए ना, 1974 का जो ऑर्डिनेंस आया है, इसके बाद मुकर्रीदार तो ये था, जमीन इसके पास है। अब उन्होंने कहा कि जो काश्त करता था उसकी होगी। Notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force or any decree, judgment or order या कुछ भी, any occupancy tenant under a मुकर्रीदार, ये मुकर्रीदार है, इसके अंडर कोई और सी टेनेंट था, deemed shall be deemed and be deemed always to have on the extinction of his occupancy rights, उसके जो 114 में ऑक्यूपेंसी के राइट खत्म हुए थे ना, उसी तरह उसके राइट खत्म होंगे और सिंपली वो ऑनर बन जाएगा, जिस तरह 114 में आम टेनेंट जो है वो ऑनर बना था, ठीक है, 114 में। आगे है जी लिमिट्स। कोई बंदा भी जो है वो 100 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, कल्टीवे जो कल्चरेबल है या जो काबिले काश्त की बात हो रही है, और उस 100 में से 50 एकड़ वो पर्सनल कल्टीवेशन में रखेगा, 50 को लेट कर देगा किधर? टेनेंट की तरफ, ठीक है। पहले वाले टेनेंट्स को तो जाहिर सी बात है हमने मालकाना हकूक दे दिए, और नए टेनेंट भी तो बन सकते हैं ना। अब नया टेनेंट मालकाना हकूक का नहीं होगा, अब नए टेनेंट इस तरह बनेंगे। और यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है कि अगर किसी के पास जो है वेर एनी सच पर्सन, अगर एक से ज्यादा लोग हैं, पार्टनर हैं, उनका 150 है, तो 150 में से ये लोग 50-50 जो है वो अपनी पर्सनल कल्टीवेशन में रख सकते हैं, बाकी ये भी किसी को टेनेंट को देंगे, खुद नहीं काश्त कर सकते। यहां पे ये है कि अगर किसी बंदे के पास इससे ज्यादा जमीन थी और ये 1952 का जब एक्ट आया है टेनेंसी का, तो उस वक्त अब ये मुकर्रीदार जो मालिक बने उनके ऊपर भी ये शक लग रही है, आम जो टेनेंट बना है मालिक, उसके ऊपर भी ये लग रही है। अगर किसी के पास 100 एकड़ से ज्यादा था, ठीक है, और उसके पास 50 एकड़ जाती काश्त में थे, यानी पर्सनल कल्टीवेशन में थे, अब 50 एकड़ से ऊपर वाले जितने भी हैं उनके पास जनाब 90 डेज होंगे लेट आउट करने के लिए, किसी आगे टेनेंट को देने के लिए। अगर किसी की आगे बात हुई है कि अगर किसी की फसल खड़ी है, तो फसल उठाने के 30 दिन बाद तक उन्होंने किसी टेनेंट को देना है, ठीक है। अगर किसी ने जमीन जो है वो तैयार की हुई है, ठीक है, तो जो टेनेंट मिलेगा वो जनाबे वाला कंपनसेशन पे करेगा, ठीक है, वो कंपनसेशन पे करेगा, फिर जाके टेनेंट ये जमीन इस्तेमाल कर सकेगा। अगर किसी बंदे के पास 1952 का जब एक्ट आया है, उस वक्त बिलफर्ज 70 एकड़ थी, बाद में उसने 50 एकड़ और जो है वो परचेज कर ली, तो अगर इस तरह से 120 आ गया, तो 120 तो वो नहीं रख सकता ना, ठीक है। तो इसमें 50 एकड़ रखेगा, बाकी वाले सारे वो किसको देगा? टेनेंट्स को, और इसके पास भी 3 मंथ यानी 90 डेज का टाइम होगा, ठीक है। आगे क्या है? अगर कहीं पे कोई बंदा कहता है कि जी मुझे टेनेंट नहीं मिलते, रीडिंग आपने इसकी कर लेनी है, मैं आपको तसल्ली से जो चीज सिंपल है वो करके बताई जा रहा हूं, ठीक है। अगर कोई बंदा कहता है मुझे टेनेंट नहीं मिलते, तो वो जनाब जाके रिपोर्ट करेगा रेवेन्यू ऑफिसर को, भाई मुझे टेनेंट नहीं मिलते, कल तो ये ना कहिएगा कि आपने कानून शिकनी की है और आपने 50 एकड़ से ज्यादा जाती काश्त में जमीन रखी है, जो कि कानूनन जुर्म है। हु वुड बी एबल, वो बंदा, वो रेवेन्यू ऑफिसर जो इजेक्टमेंट का इख्तियार रखता है, उसको आप जाके रिपोर्ट करेंगे, और यहां पर जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो उस जमीन को लेट कर सकता है, ठीक है। और अगर रेवेन्यू ऑफिसर को भी नहीं मिलता कोई टेनेंट, तो जब तक जनाबे वाला कोई टेनेंट नहीं मिलता, आपके पास जमीन है, बेशक 100 एकड़ आप कर रहे हैं, 50 की लिमिट है, जब आपने रेवेन्यू ऑफिसर को भी बता दिया कि भाई मुझे टेनेंट नहीं मिलता, मुझे कोई टेनेंट ढूंढ दें, उसे भी कोई नहीं मिला, तो फिर आप उतनी देर तक काश्त करते रहेंगे, आपके ऊपर कोई जुर्म नहीं। आप ये वाली लाइन पढ़ लें कि आप कानून शिकनी नहीं कर रहे। उसके बाद ये है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन अ केस कवर्ड बाय द फर्स्ट प्रोवाइजो, पहली जो प्रोविजन के अंदर जो बात हुई है, जो भी
रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो टेनेंट को सेटल करने या उसको बिठाने के लिए उसके पास जो भी प्रॉपर टाइम फसल काश्त होने से पहले प्रॉपर टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको बिठाएगा। ठीक है। अब अगली एक और बात है कि जब आपको कहा गया कि भाई आप 50 एकड़ रख लें और बाकी वाली जो है वो लेट कर दें, वो किसी टेनेंट को दे दें, आपने 50 एकड़ सेलेक्ट कर लिए, अगले साल आपको ख्याल आया कि ये जमीन तो ठीक नहीं है, मैं एक्सचेंज करना चाहता हूं, तो भाईजान ये एक्सचेंज नहीं होगा। एक ही सूरत है एक्सचेंज करने की कि अगर इसमें कोई 20 एकड़ आपके वरासती हैं, उन 20 एकड़ को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन यहां पे दी गई। उसके बाद है कि अगर आपके पास 50 एकड़ थे जो कानूनन आपको अलाउड हैं, उनमें से 20 एकड़ जो हैं वो जनाब दरिया बुर्द हो गए, दरिया का रास्ता चेंज हो गया, सेम थोर में आ गए या किसी भी और तरह से बंजर हो गए, तो भाई आप जो टेनेंट को आपने 70 एकड़ अगर दिए हुए तो उनमें से 20 एकड़ मजीद आप रिकवर करके अपने 50 एकड़ पूरे करने का इख्तियार रखते हैं। 7 है सबसेक्शन। अब ये उन जमीनों की बात होने लगी है जो अटैच की जाती हैं। किस तरह से अटैच की जाती हैं? स्टड फार्म वगैरह या कैटल फार्म वगैरह। लैंड अटैच टू एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ अ कैटल फार्म या फिर स्टड फार्म। कैटल होता है आम मवेशियों का, स्टड होता है जनाब हॉर्सेज एंड म्यूल्स का। तो इन्होंने कहा कि ये इसके जिम्मे में नहीं आएगी, इनका हम 50-50 नहीं बनाने लग जाएंगे कि 50 पूरे करें। लेकिन याद रखिए जिसके पास स्टड फार्म होगा वो बेशक 20 एकड़ का है, उसको हम मजीद 50 नहीं बनाने देंगे, या उसके पास स्टड फार्म होगा या कैटल फार्म होगा या फिर नॉर्मली 50 एकड़ जमीन होगी। इन तीनों चीजों में से एक चीज ही हो सकती है। एक्सप्लेनेशन हैं कुछ जो अब तक बातें हुई हैं, इनमें कुछ क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ कैटल फार्म, वही बात की है कि आम मवेशियों की जो और उनकी ज़रूरियात के लिए जितनी लैंड जो है वो काश्त होती है उनके लिए, और जो स्टड फार्म होता है वो हॉर्सेस की ब्रीडिंग के लिए या म्यूल्स की ब्रीडिंग के लिए होता है। सबसेक्शन 8 है, अ पर्सन हु ओन्स 25 एकर्स ऑफ लैंड और मोर shall not be selected or given any land as a tenant under subsection। जिस टेनेंट के पास 25 एकड़ आ गए उसको मजीद नहीं मिलेगी। ठीक है। नंबर सबसेक्शन 9 है, गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एग्जेम्प्ट एनी पर्सन और क्लास और पर्संस ओनिंग लैंड। गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन में कर सकती है कि जी 25 एकड़ की बजाय यहाँ पे जो पैदावार है कम 35 एकड़ कर दें या जितनी भी कर दें, नोटिफिकेशन के थ्रू गजट के अंदर आएगा। ठीक है। मजीद कुछ एक्सप्लेनेशन हैं, देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है इसके अंडर, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द एरिया ऑफ पर्सनल कल्टीवेशन। अच्छा ये पता अब क्या बात होने लगी है, जब हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ा था तो वहां पे इरिगेटेड और अनइरिगेटेड का मैंने बड़ी तफसील से बताया था। इरिगेटेड होती है जिसको हम मसनूई तरीके से पानी लगाते हैं, वो कोई खाला हो गया, कोई ट्यूबवेल हो गया, कोई वेल हो गया। अनइरिगेटेड होती है जिसको सिर्फ कुदरती अमर से पानी लगता है, बारिश वगैरह। ठीक है। तो इरिगेटेड जो है 1 एकड़, अनइरिगेटेड 2 एकड़ के बराबर है। ठीक है। तो ये वाली बात यहां पे हुई है कि जो अनइरिगेटेड है कल्चरेबल लैंड जो है शैल बी काउंटेड एज हाफ एन एकड़ ऑफ द टर्म इरिगेटेड एंड अनइरिगेटेड। जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब की है उसके रूलिंग की है वो लैंड एक्ट, जो रेवेन्यू एक्ट है उसके अंदर मैंने ये सारा बताया हुआ है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है कि जब ये 1952 का एक्ट आया है तो कोई बंदा कहता है कि जी मेरे पास जो है वो 30 एकड़ रकबा काबिल काश्त था और बाकी मेरे पास 20 एकड़ जो है वो बागात हैं, तो भाई मुझे बागात में तो मैं कोई चीज का काश्त नहीं कर सकता, तो मुझे 20 एकड़ और रखने की इजाजत दी जाए। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर इस एक्ट के आने से पहले आपके पास थे, अगर इस एक्ट के आने से पहले आपके पास ये 20 एकड़ बागात थे, तो भाई आपको इसके अलावा 50 एकड़ मिल जाएंगे। और अगर आपने बागात बाद में कोई बाग लगा लिया है तो फिर आपके वो 20 एकड़ इन 50 के अंदर काउंट होंगे। इसको आपने रीड लाजमी कर लेना है। उसके बाद एक और चीज है, बंजर कदीम। कोई बहुत पुरानी बंजर जमीन थी लेकिन रिकॉर्ड ऑफ राइट में गलती से वो कल्चरेबल शो हो गई थी, तो अब ये गलती करेक्ट हो सकती है
रेवेन्यू अफसरान के थ्रू आप उस बंजर कदीम को जो है वो रिकॉर्ड करवा के उसकी जगह पे नई ज़मीन लेके अपने 50 एकड़ जो कल्चरेबल हैं वो पूरे कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है, पर्सनल मीन्स क्या होता है कि हम कह रहे हैं ना कि 50 एकड़ आपने पर्सनल यूज़ में रखनी है, पर्सनल कल्टीवेशन में। तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि आपकी वाइफ उसकी कल्टीवेशन कर रही है, आपका सर्वेंट कर रहा है, कि आपका कोई वारिस आहिर कर रहा है या आपकी कोई औलाद कर रही, तो भई हम ये बात यहाँ पे नहीं मानेंगे कि ये मेरे ज़ेर कफ़ालत नहीं है, फलाँ-फलाँ है और मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। वो कहते हैं वो आपके पर्सनल यूज़ में ही शुमार होगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 है, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन अ मॉर्टिगेजी ऑफ अ लैंड विद पोजेशन अ टेनेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड अंडर ये कॉलोनाइजेशन एक्ट में 1912 वाला, इसमें या किसी भी और लीज में या अलॉटमेंट में जो भी ज़मीन आई है, तो भाईजान हम उसको जो है ऑनर ही समझेंगे। हम नहीं समझेंगे कि भई आपके पास 50 एकड़ तो लीज़ की है, 50 और रख लें, नहीं भई, यही 50 काफ़ी है। ये वाली आगे टेनेंट्स को दें। 116 में कुछ ऑफेंसेस बताए गए हैं कि कुछ जुर्म जो हैं इस मामले में, इस पूरे सेक्शन में जो हमने देखने हैं या इस टेनेंसी एक्ट में जो लैंडलॉर्ड के ऊपर लगते हैं या टेनेंट के ऊपर भी शायद इसमें एक होगा कि टेनेंट जो है लैंडलॉर्ड जो है अगर रिकवर्स फ्रॉम एनी टेनेंट एनीथिंग इन द शेप ऑफ अ सेस, विलेज सेस और अदर कंट्रीब्यूशन आर ड्यू और एनी अदर फी सर्विस फ्री सर्विस इन एडिशन टू द रेंट पेबल, अगर जो सूरत तय हो चुकी है रेंट की उसके अलावा कौन सी सूरत, प्रोड्यूस की, अप्रेजमेंट की या फिर कैश की फॉर्म में रेंट हम लेते हैं ना, ये इस एक्ट के अंडर यही बताया गया है। इसके अलावा अगर कोई बंदा किसी से कोई और फ्री सर्विस ले रहा है या कोई पैसे ले रहा है या कुछ भी ले रहा है, तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा, जुर्म। 2 है इसमें, recovers from the tenant in lieu of the seed supplied to him anything in excess, अगर सीड जो वो सप्लाई करता है उसके अलावा, सीड की अमाउंट के अलावा कुछ लेता है या सीड की रकम से ज्यादा पैसे वसूल करता है तो वो भी जुर्म होगा। उसके बाद अगर लैंडलॉर्ड इजेक्ट्स अ टेनेंट फोर्सिबली और अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह आपने टेनेंट को इजेक्ट करना है, आपने रेवेन्यू अफसर को दरखास्त देनी है, रेवेन्यू अफसर ने जो है वो नोटिस देना है, फिर हम उसकी फसल का हिसाब देखते हैं, फिर हम उसके एरियर का हिसाब देखते हैं, अगर वो दे देता है तो हम उसको नहीं निकालते। इन सारी चीजों के अलावा अगर कोई लैंडलॉर्ड किसी को निकालता है तो वो भी ऑफेंस होगा। बी है इसके अंदर, if any person owning land contravenes the provisions of सेक्शन 115, 115 में जो प्रोविजंस दी गई हैं उनके अलावा अगर कोई बंदा जमीन रखता है, ठीक है, 115 में ये वही बातें हो रही नहीं जिस तरह टेनेंसी टूट कर किस किस तरह से कितनी कितनी लिमिट में, यानी 50 एकड़ की बात हुई थी, फिर 50 एकड़ से ज्यादा अगर कोई रखता है और रेवेन्यू अगर उसको टेनेंट नहीं मिलता तो और वो रेवेन्यू अफसर को भी नहीं बताता तो फिर ये भी ऑफेंस होगा। उसके बाद है सी, इफ एनी टेनेंट रिफ्यूजेस और फेल्स टू वेकेट एनी लैंड, जमीन को खाली नहीं करता, इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर पास्ड बाय ए कंपिटेंट अथॉरिटी, अगर किसी रेवेन्यू ऑफिसर जो कंपिटेंट रेवेन्यू ऑफिसर है उसने ऑर्डर पास किया है कि भाई जनाब ये जमीन छोड़ दें, या अदालत ने पास किया है और वो बंदा जमीन नहीं छोड़ रहा, तो ये भी एक ऑफेंस होगा। सजा देखते हैं इसकी क्या है, तो ही शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल तक, या फिर फाइन, फाइन जो है वो रेवेन्यू अफसरान जो है वो खुद तय करेंगे। ये था जी हमारा टेनेंसी एक्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी तारीफ, अल्लाह ताला का शुक्र कि हमने टेनेंसी एक्ट को भी कामयाबी के साथ जो है वो मुकम्मल कर लिया है। आप सब से बहुत सारी दुआओं की तवक्कुआत हैं, आप सब ने डट कर मेहनत करनी है, आपकी कामयाबी की भी हमें तो बहुत सारी तवक्कुआत हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह निगहबान।